गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग संपूर्ण भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें हम लोग कितना क्वेश्चन देखेंगे। लगभग हम लोग देखेंगे इसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। एक ऑप्शन दिया है भीमबेटका गुफा, बुर्ज-होम, बन्यास नदी और सोहन नदी घाटी। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले मिला लेते हैं बुर्ज-होम। आप लोग पढ़ चुके हैं। बुर्ज-होम में क्या पढ़े हैं? मानव और कुत्ता की कंकाल प्राप्त हुई है वहां से एक साथ। ठीक है, दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है मालिक का कुत्ता और मालिक का। ठीक है, और भीमबेटका गुफा हम लोग क्या पढ़े हैं? मध्य पाषाण काल में पढ़े हैं। नवपाषाण काल में बुर्ज-होम पढ़े हैं। ठीक है, और बनास नदी में क्या पढ़े हम लोग? बनास नदी घाटी में ताम्र पाषाणकालीन युग प्राप्त हुए हैं। और पूरा पाषाण काल कौन सा होगा? एक ही तो बच रहा है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? तो हमारा ए का 4, बी का 1 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वराह मिहिर की रचना नहीं है? वराह मिहिर, तो बृहत संहिता, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अमर कोश किसकी रचना है? अमर कोश जो है अमर सिंह की रचना है, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है ना, वराहमिहिर की रचना में शामिल नहीं होगा ये। उसके बाद है, निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। हड़प्पा युग के जो बाद आई है संस्कृति की, वो है कौन सी स्थान से प्राप्त हुई है संस्कृति, बताइए। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, झूकर संस्कृति याद रखेंगे। ठीक है ना, झूकर संस्कृति इसका सही आंसर रहेगा। जो हड़प्पा के बाद आई संस्कृति है उसका प्रमाण मिलता है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सत्य है? वैदिक संस्कृति बोल रहा है। ठीक, वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सत्य कथन पूछा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। तो यह सीधी एवं सरल थी, इसने महिला सशक्तिकरण को महत्व दिया। उसके बाद है, यह एक ईश्वरवाद पर आधारित थी, इसने यज्ञों को महत्व दिया। देखिए वैदिक में, वैदिक धर्म, वेद, पुराण, ये सब में किस में महत्व दिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब में यज्ञों को महत्व दिया है। तो इसमें सटीक आंसर होगा वो होगा डी होगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सांख्य सिद्धांत नहीं है? सांख्य दर्शन का सिद्धांत नहीं है बोल रहा है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? कपिल है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कपिल है। उसके बाद देखते हैं, अब इसमें सांख्य दर्शन के सिद्धांत नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो सत्कार्यवाद तो है, पढ़ चुके हैं। विकासवाद भी है और प्रकृतिवाद भी है, लेकिन असत्कार्यवाद नहीं है। देखिए दोनों या तो एक रहेंगे, ठीक है, या तो असत्कार्यवाद ही रहता या फिर क्या रहता? सत्कार्यवाद रहता। ठीक है, तो सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन से से याद रखेंगे और असत्कार्यवाद ये न्याय दर्शन से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग, जैन धर्म की द्वितीय महासभा का आयोजन करने वाला शासक कौन थे? जैन धर्म का जो दूसरा सभा हुआ था उसका आयोजन किसने किया था? ये क्वेश्चन है। किसने किया था? कलिंग नरेश खारवेल ने किया था। डायरेक्ट हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना, किसने किया है? कलिंग नरेश खारवेल ने किया है। उसके बाद देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में कौन सा तत्व समान है? कौन सा तत्व दोनों में सेम है बोल रहा है? ठीक है ना, अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का त्याग हो गया, अष्टांगिक मार्ग हो गया, निर्वाण हो गया और ब्रह्मचर्य। तो सातवां का सही आंसर क्या होगा? निर्वाण सही है, निर्वाण याद रखिएगा। ठीक, अष्टांगिक मार्ग तो हम लोग किस में पढ़े हैं? तो पढ़े हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है? हम लोग अशोक के शिलालेख में कौन कौन सी भाषा पढ़े हैं? प्राकृत, ग्रीक व अरेमिक ये पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन पाली नहीं पढ़े हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने पूर्वी एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का प्रयोग किया है? नौ सैनिक वाला, ठीक है, जहाज वाला सैनिक का शक्ति का प्रयोग किया है पूर्वी एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए। तो क्या पढ़े हम लोग? किस में पढ़े हैं? चोल वंश में पढ़े हैं, राजेंद्र चोल में। अकबर में तो नहीं पढ़े हैं, ना ही कृष्णदेवराय में ही, ना ही शिवाजी में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको करना है। चलिए फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नालंदा से क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में निम्न में से किस विज्ञान विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा, खगोल शास्त्र, जीव विज्ञान और धातु विज्ञान। देख लीजिए एक बार। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा, क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय में निम्न में से किस विज्ञान विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, नहीं की जाती है पूछ रहे। तो याद रखिएगा दोस्तों, चिकित्सा संबंधी शिक्षा नहीं दिया जाता था, बाकी खगोल शिक्षा, धातु विज्ञान शिक्षा
और जीव विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था। हम लोग पढ़ चुके हैं पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन थे। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पतंजलि याद रखेंगे दोस्तों, कौन, पतंजलि, ठीक। उसके बाद है चोल राजवंश के दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी। राजधानी क्या थी, चोलों की बोल रहे हैं, तो चोलों की राजधानी हम लोग क्या पढ़े हैं, तंजौर। और तंजौर में कौन सा मंदिर है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, या राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, जिसे राजराज प्रथम ने बनाया था, ठीक है, पढ़ चुके हैं। और मदुरई कौन सी नदी किनारे स्थित है, वैगई नदी किनारे। मदुरई को क्या बोला जाता है, मंदिरों की नगरी बोला जाता है भारत में, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी आरंग है। उसके बाद है तोलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण एवं काव्य से, उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। ये तमिल साहित्य वाला है, लोग पढ़े हैं संगम, चेर, चोल, पांडे वाले में। उसके बाद है मंदिर निर्माण की मामल्ल शैली किस राजवंश से संबंधित है। मामल्लपुरम में मंदिर हम लोग पढ़े हैं, मामल्लपुरम की उपाधि, ये सब कौन से पढ़े हैं बताइए। तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों पल्लव वंश, ठीक ना, पल्लव के संस्थापक कौन है, श्री विष्णु पढ़े हैं। उसके बाद है भारत पर प्रथम बार किस विदेशी आक्रमणकारी ने हमला किया था। किस विदेशी बोल रहे हैं, ठीक है, विदेशी बोल रहे हैं ना कि हम लोग मुस्लिम पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बोलता तो हम लोग मोहम्मद बिन कासिम लगाते, ठीक, लेकिन प्रथम विदेशी आक्रमणकारी बस बोल रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कुरुश ने किया है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, भारत पर प्रथम बार किस विदेशी आक्रमणकारी, कोई भी देश का हो, आक्रमण किया है, किसने किया है, कुरुश ने किया है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत के शासक एवं राजवंश से सुमेलित है। सुमेलित है छांटना है। मिलिंद, हम लोग पढ़े हैं मिलिंद, मिलिंद शासक पढ़े हैं, ये शक वंश का था कि कौन से वंश का था, मिलिंद पन्हु हम शक वंश तो नहीं पढ़े हैं। हिंद बैक्ट्रियन ये सब पढ़े हिंदी यूनान वाले में, मिलिंद पन्हु, ठीक है ना। रुद्रक्राम, रुद्रक्राम हम लोग क्या पढ़े हैं, शक वंश पढ़े थे, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। देखिए हमको सही छांटना है ना, देखिए तो बाकी 3 इसमें गलत होगा, ये तो गलत है जान रहे हैं, ये भी गलत है। हर्षवर्धन बिल्कुल सही है, पुष्यभूतिया वंश, ये इसे क्या बोलते हैं, वर्धन वंश भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, यही बस सही है, हर्षवर्धन वाला। आगे देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था, कौन से देश का, ये इंपॉर्टेंट है। फारस का था कि मोरक्को का था, मिस्र का था कि मंगोलिया का था। वो क्या पढ़े हैं डायरेक्ट इसका, तो मोरक्को याद रखिएगा, मोरक्को या अफ्रीकन वाला था, ठीक है, याद रखिएगा। इब्न बतूता किसके दरबार में था, जल्दी बताइए। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक है, चलिए ऑप्शन दे रहा ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर हाँ इल्तुतमिश, ठीक है, दोनों में से बताइएगा आप लोग आंसर। आगे देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य द्वारा वैतनिक एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था। विशाल स्थायी सेना पढ़ चुके हम लोग, चलिए बताइए। खिलजी वंश में बता दीजिए, खिलजी वंश में कौन है, तो खिलजी वंश में है दोस्तों, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखा था, याद रखेंगे। उसके बाद है 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में पुर्तगाली भारत आए थे। पुर्तगाली जब भारत आए तब दिल्ली के सुल्तान कौन थे, ये याद रखिए। कब आया है देख लीजिए आप लोग, तो सबसे पहले तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी होगा, ठीक है, सिकंदर लोदी का शासन था। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दिल्ली के सुल्तान कब लास्ट हुआ है, 1526 में लास्ट हुआ है, 1206 से शुरू हुआ था। अलग अलग वंश चला है, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, ठीक है, ये सब पढ़े हैं। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में पुर्तगाली भारत आए थे। पुर्तगाली कौन आया था, 1498 में आया था, ठीक है ना। तो कौन था इस टाइम, याद रखेंगे, सिकंदर लोदी, मतलब लोदी वंश का शासन था। 1414 से 1451 पढ़े हैं, फिर 51 से क्या पढ़े हैं, 1526 पढ़े हैं, तो उसी में आएगा लोदी वाला वंश। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में अवधी बोली में लिखी गई, क्या बोला गया है, मध्यकाल में अवधी बोली में, मध्यकाल में अवधी अवध भाषा में, है ना, बोली गई या लिखी गई, बोली में हाँ लिखी गई है, मृगावती के रचनाकार कौन है। मृगावती के रचनाकार कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, कुतुबन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, कौन है, कुतुबन है। उसके बाद है निम्नलिखित इमारतों तथा उसके निर्माणकर्ता शासकों को सम्मिलित कीजिए, इसमें सम्मिलित करना है हमको। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया है दोस्तों, बताइए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया है, तो हम लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इन्होंने एक और मंजिल का निर्माण कराया है इल्तुतमिश में, ये आ जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया है, ठीक है ना। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया है, तो औरंगजेब ने कराया है। गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह, देख लीजिए, ए का 2 है ना, ए का 2 कौन सा है,
ए हो सकता है या ए हो सकता है या ए हो सकता है। उसके बाद देखते हैं बी का एक आना चाहिए, तो बी का एक मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और सी का 4, ठीक है, सही है हमारा यही आंसर, ठीक। तो मिलाना है आपको, सब पढ़ चुके हैं ना। आगे देखते हैं 1565 के तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर के राजा कौन थे। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, तो कृष्णदेव राय थे, सदाशिव राय थे, अच्युत राय थे कि बुक्का प्रथम थे। देख लीजिए आप लोग, तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सदाशिव राय थे। और इसका सेनापति कौन था, राम राय, पढ़ चुके हम लोग। चलिए उसके बाद देखते हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सूफी सिलसिले से है। किस सूफी सिलसिला बोल रहे हैं, बहाउद्दीन जकारिया। जकारिया की बात करते हैं, चिश्ती से तो नहीं पढ़े हम लोग, ठीक है ना, और रोशनिया वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ सकता है बताइए, सुहरावर्दी पढ़े हम लोग। भारत में इसके कौन है संपादक कौन है, बहाउद्दीन जकारिया। उसके बाद है किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल के बाद हुमायूं के बाद हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, शेर शाह सूरी, दोस्तों याद रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। अद्वैतवाद बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, पढ़ चुके हैं। और द्वैतवाद की बात करें तो द्वैतवाद का कौन है, माधवाचार्य है, ठीक है। चलिए उसके बाद है कबीरदास श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सही है कि गलत है, कबीरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं बोल रहे हैं, ये गलत है कि गलत, ये सही है कि गलत, देखिए गलत है दोस्तों। कबीरदास किसके शिष्य थे, कबीरदास याद रखेंगे रामानंद के शिष्य थे, पढ़ चुके हम लोग, ठीक है, रामानंद के, ना कि वल्लभाचार्य के। तो इसमें कौन सा होगा, केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है, ये वाला रहेगा, ठीक है ना, केवल एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से क्या मुगल काल में भूमि कर निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। मुगल काल में भूमि वाला कर निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या थी, मुगल काल में बोल रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब्ती प्रणाली, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं जब्ती प्रणाली करके, ठीक। उसके बाद है मुगल काल के निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। रामायण का फारसी भाषा में बोल रहे हैं, फारसी भाषा में, रामायण का फारसी भाषा में। तो अब्दुल फजल ने किया है क्या कि बंदायूनी, तो लगभग पढ़ा पढ़ा लग रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, वही आएगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, क्या है, बंदायूनी ही सही आंसर रहेगा। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है, ठीक है ना, बंदायूनी ने। बंदा बढ़िया था जिन्होंने क्या है, रामायण का अनुवाद कर दिया, ठीक है, फारसी भाषा में। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, मराठा से है। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। देख लीजिए इसमें क्या बोला गया है, शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे में कौन से अधिकारी थे, मजूमदार, दबीर, ये तो पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना। और देख लेते हैं इसमें क्या है, वाकियानवीस, सुरुनवीस, सर ए नौबत, पढ़े कौन कौन से पढ़े हैं देख लीजिए आप लोग। तो हम लोग लगभग सभी पढ़े हैं दोस्तों, याद रखिएगा अष्टप्रधान में सभी शामिल था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा। उसके बाद है 29वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। पुरंदर की संधि, निम्नलिखित में से किस वर्ष शिवाजी और राजा जय सिंह के, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, कब पढ़े हैं, सन 1665 में दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो औरंगजेब को जाना जाता है, पढ़ चुके हैं, ठीक, पढ़ चुके हैं ना, इसको याद रखिएगा अच्छे से, औरंगजेब। उसके बाद है मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बंगाल में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, फिर क्या पढ़े हैं इसमें, तो याद रखिएगा दोस्तों, मुर्शिद कुली खां। किसने, मुर्शिद कुली खां, याद रखेंगे। और ये चिनकिलिच खां ये हैदराबाद वाले हैं, ठीक है ना, तो मुर्शिद कुली खां इसका सही आंसर रहेगा बंगाल में। उसके बाद देखिए आधुनिक भारत से क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है। वास्को डी गामा, फर्स्ट ऑप्शन है वास्को डी गामा की, सही छांटना है ना, वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट के राजा जमोरिन से मुलाकात की थी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, पढ़ चुके हैं इसको, ठीक, पहला तो सही है बिल्कुल। सेकंड है प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। 1 साल तक रहा है कि नहीं रहा है दोस्तों, 1 साल तक इसमें देखिए नहीं रहा है, ठीक है ना, वो चले गया था, ठीक। उसके बाद बात करते हैं वास्को डी गामा ने पुनः 1501 ईस्वी में भारत की यात्रा की। सही बात है, 1498 में आया था, उसके बाद वो चले गया था, ठीक है ना, कुछ अपना मसाला लेकर वहाँ 60 गुना रेट पे बेचा था, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 32 का आंसर सी होगा, ठीक है ना। कौन कौन सा सही है, ये सही है और ये सही है, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं सन 1764 के बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर कौन था, सन 1764 के बक्सर के युद्ध के समय, बंगाल का बोल रहे हैं, तो बंगाल का गवर्नर कौन था, याद रखेंगे
वेंसीटाट पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हैं, वेंसीटाट तो पढ़े हैं ना, तो 33 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, वेंसीटाट किसके बाद आया था, रॉबर्ट क्लाइव के बाद। उसके बाद वेंसीटाट के बाद फिर कौन आ गया, रॉबर्ट क्लाइव का सेकंड कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। फिर वारेन हेस्टिंग्स पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है देखिए, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब शुजा-उद-दौला के बीच में 1765 में जो संधि हुई उसे किस नाम से जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर पढ़ चुके हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इलाहाबाद की संधि बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, इसी को इलाहाबाद की संधि बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना एवं वायसराय सुमेलित नहीं है, बोल रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बंगाल विभाजन, ठीक है, भारत की प्रथम जनगणना, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, लॉर्ड वेवेल और 1940 का अगस्त प्रस्ताव, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, इधर क्या है, वायसराय का नाम दिया हुआ है और इधर उनका काम। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ था, बिल्कुल सही बात है। भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम। चलिए इसमें थोड़ा देखे रहते हैं, क्योंकि एक नियमित जनगणना भी थी और एक जनगणना भी है लॉर्ड मेयो के टाइम। ठीक, अभी देखते हैं, आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया है, कैबिनेट मिशन के टाइम याद रखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया है, 1946 में आया है। ठीक है, क्लियर है सभी को। उसके बाद देखिए 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1940 लॉर्ड रीडिंग नहीं था दोस्तों, ठीक है ना, याद रखेंगे, लॉर्ड रीडिंग 1940 में नहीं था, कौन था हम लोग, या फिर लिनलिथगो हो सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, लेकिन इसका सही आंसर होगा, ये गलत है, ठीक है ना, बाकी भारत की प्रथम जनगणना ये भी सही है। ठीक, अब जनगणना बोल दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, अगर 1940 वाला भी सही रहता तो फिर एक बार विलोपित कर सकते थे, लेकिन इसी को आंसर लेना है आपको। उसके बाद है सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था, 1829 में दोस्तों। इस टाइम गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक, याद है सभी को। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए उसके बाद है भारत, उसके बाद है भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया, ब्रिटिश ताज के अधीन, तो 1858 में आया है, क्लियर है। उसके बाद है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सा संगठन स्थापित किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सम्मिलित करना है इसको, संथाल विद्रोह ये सब, तो संथाल विद्रोह हम लोग क्या पढ़े हैं, सिद्धू व कान्हू करके, ये तो पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। और क्या पढ़े हैं हम लोग, चीतर सिंह, है ना, चीतर सिंह या बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा या मुंडा विद्रोह, ये सम्मिलित कर लेते हैं। मान लो हम लोग किसका देखें, डी का क्या आ रहा है, 3 आ रहे हैं, डी का 3 किस में है, एक ही टोक में, मान लो आपको पता भी नहीं रहेगा तो भी आपका क्या है, बन जाएगा, क्योंकि मुंडा और बिरसा मुंडा, ठीक है, बाकी भी याद करना है आपको, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। ए का आंसर क्यों से होगा, 4 होगा, ए का आंसर 4 मिला तो लिए थे, डी का आंसर 1 होगा, तो भील विद्रोह के कौन है, भील विद्रोह के याद रखेंगे त्रिम्बक जी देंगला थे, और चीतर सिंह याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीतर सिंह जो है रामोसी विद्रोह, ठीक है, रामोसी विद्रोह के नेतृत्व करता थे, नेता थे रामोसी विद्रोह के। ठीक, उसके बाद है 1940 में देखिए लखनऊ समझौता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर किया गया, कब किया गया था, देखिए लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता क्यों हुआ था, कांग्रेस में जो 2 पार्टी थी, मतलब कांग्रेस पार्टी में नरम दल, जिन लोग क्या है नरम विचारधारा रखते थे, सॉफ्ट थिंकिंग रखते थे, और जिन लोग क्या है एकदम गर्म दिमाग पे थे, दोनों का गुट अलग हो गया था, तो उसको फिर से एक साथ करने के लिए समझौता हुआ है, लखनऊ समझौता। ये कब हुआ है, तो 1916 में हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, इसी को लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। उसके बाद है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में, भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग भारतीयों की हत्या के विरोध में, कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन 1906 में शुरू किया गया था, ठीक है ना, तो बंगाल विभाजन के विरोध में, याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, उसके बाद है मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का क्या नाम है, मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया गेट पूछे तो दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो ये मुंबई में है। तो इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार होंगे दोस्तों, याद रखिएगा, जी वीटेट है, कौन, जी वीटेट, गेटवे करके याद रखेंगे वेटेट से। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन, पेशेंस बना के रखिए, 50 क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें, ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था, दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया उन्होंने, रीडर था, द पायनियर था, कि नेशनल हेराल्ड था, कि द इंडियन ओपिनियन था, तो क्या है, द इंडियन ओपिनियन, याद रखेंगे, इंडियन ओपिनियन।
ठीक है, ये था महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र। उसके बाद है किस अधिवेशन को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? ब्लैक बिल, काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है ये बताइए? ब्लैक बिल। रोलेट एक्ट, डायरेक्ट याद रखें आप लोग, क्या है रोलेट एक्ट तो पढ़े हैं ना, कब हुआ है? 6 अप्रैल 1919 में हुआ है। इसके तहत अंग्रेज लोग सिर्फ संदेह के आधार पर ही किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे, और ये क्या था? व्यक्तिगत अधिकार का मतलब स्वतंत्रता के आधार का उल्लंघन था हमारा, ठीक, इसलिए विरोध किया गया। इसी के लिए तो सब लोग कहाँ इकट्ठा हुए थे? जलियांवाला बाग, अमृतसर में इकट्ठा हुए थे, ठीक है ना, ये वाला कानून बंद करो करके, रोलेट कानून। इसीलिए फिर गोलीबारी हुआ, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, यही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, ठीक है, 13 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद देखिए स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? स्वराज दल, स्वराज मतलब क्या होता है? अपना, ठीक है ना, अपना राज होकर के, तो जनवरी 1923 में हुई थी, याद है सबको? चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं, 50 क्वेश्चन ही करेंगे। देखिए उसके बाद है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में फर्स्ट है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित हुआ। उसके बाद है लोगों ने सरकारी स्कूलों, न्यायालयों, नौकरियों तथा काउंसिलों का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों की होली तथा चरखा कताई के कार्य अधिक लोकप्रिय हुए। गांधी इरविन समझौते के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया। देखिए असहयोग आंदोलन बोल रहे हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये तो 1930 के आसपास हुआ है ना, तो यही बस इसमें आंसर नहीं रहेगा, बाकी सभी क्या है असहयोग आंदोलन से संबंधित है, याद रखेंगे। ये भी सही है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन अंतिम रूप से पारित हुआ है कि अब असहयोग आंदोलन आप कर सकते हैं करके। उसके बाद है लोगों ने सरकारी स्कूल, न्यायालयों, नौकरियों और काउंसिलों का बहिष्कार भी किया है। उसके बाद है विदेशी कपड़ों की होली जलाई तथा चरखा कताई के कार्य अधिक लोकप्रिय हुए, ठीक है, लास्ट वाला बस सही नहीं है, असत्य पूछा है ना, देखिए सत्य नहीं है। उसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, कालक्रम के अनुसार। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा की बात करते हैं तो ये कब निकला था? 12 मार्च 1930 को, तो लगभग मेरे जहाँ तक याद है उसको मिला लेते हैं, उसके बाद देखते हैं 1930। उसके बाद बात करते हैं तिलक की मृत्यु, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह देख लेते हैं 1917, ठीक है, शिमला समझौता तो ये बाद में हुआ है, ठीक है, ये एक ठो दो समझौता है, एक 1945 में शिमला समझौता हुआ था, एक दूसरा समझौता था, एक 72 में भी हुआ है, उसको देख लेंगे। लगभग बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं क्या है इसका आंसर, क्या लिया है, मालूम इतना ही याद रहता है, बनता है कि नहीं बनता देख लेते हैं, ठीक है। 47 का सी लिया हुआ है, 47 का क्या लिया है? सी लिया है, देखिए, ठीक है, याद रखना है, यही सही है। 1917 में क्या हुआ था? ये हुआ है, ठीक ना। उसके बाद क्या है था? दांडी यात्रा हुआ था, ठीक, उसके बाद जो है 75 या 72 बोला था, ठीक, शिमला समझौता हुआ है, ठीक है ना। मतलब तिलक की मृत्यु क्या है? 17 और 30 के मध्य हुई है, कोई डेट में, ठीक है ना, शायद 1920 के आसपास हुई होगी, आप लोग नेट में मतलब कमेंट में एक बार सर्च करके बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है सन 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या बोला गया है? पढ़ लीजिए एक बार फिर से। सन 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो नामित किया गया है ना, तो इसमें अध्यक्षक कौन निभाया है 1931 में, तो ये निकालना है हमको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? पूना समझौता, तो याद रखिएगा भारतीय दलित वर्ग, ठीक है, अंबेडकर वर्सेस महात्मा गांधी वाला है। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन हमारा, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया था? लाल किला में, आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में, ठीक है, किनके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया था? मोहन सिंह, सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिए मोहन सिंह के ऊपर आरोप नहीं लगा था, ठीक है, याद रखिए, बाकी सभी के ऊपर आरोप लगाया गया था, ठीक है। दोस्तों ये वाला आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वाला सीरीज़ जो है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि मैं भी आपके लिए मोटिवेट हो पाऊँ कि आपके लिए बनाना है करके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।